हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल भी मैंने कुछ क्यूटी के रिजल्ट्स को डिस्कस किया था और आज भी मुझे लगा कि पहले क्यूटी को रिजल्ट्स को डिस्कस कर लूँ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अभी रहता है डिस्कस करने के लिए और इक्विटास और उज्जीवन का भी रिजल्ट का अपडेट आया है। सी आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं है, ये अपडेट है। मतलब कंपनी ये सिर्फ इंडिकेट करने के लिए बताती है कि हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा और ये मैंडेटरी भी नहीं होता है किसी कंपनी के लिए। तो जो ये कंपनी बता रही है वो अपने इन्वेस्टर्स को बताना चाह रही है कि जो हमारे एक्चुअल Q2 के रिजल्ट आएंगे वो किस डायरेक्शन में आएंगे ताकि इन्वेस्टर्स थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें। तो बहुत सारा एक इंडिकेशन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये Q2 के जो रिजल्ट का अपडेट आता है कि किस हिसाब से हमारे रिजल्ट आने वाला है। तो अगर हम आज मैं 4 कंपनीज़ को डिस्कस करूँगा, बहुत ही जल्दी में इसको डिस्कस करूँगा। कोई बहुत एनालिसिस नहीं करना है, बस मेरे को अपडेट देना है कि Q2 कैसा था और सिंस मैंने इसका Q1 में भी वीडियो बनाया था, तो मेरे को ईज़ी पड़ता है कि मैं पिछला का मुझे याद है, थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में ऑलरेडी रिसर्च कर लिया कि जितना मेरे दिमाग में रहता था कि कैसा रहा है, उसको मैं इस बारी से मैच करूँगा और आगे अपना पर्सपेक्टिव दूँगा कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। तो अगर मैं जीवन और एक्विटास की बात करूँ, पहले एक्विटास की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल पहले रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे टोटल डिपॉजिट्स बढ़ा है, ये एक्विटास की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो वाई-ओ-वाई और क्यू-ओ-क्यू कंपैरिजन करेंगे, टोटल डिपॉजिट्स 29.25 मतलब 30% से बढ़ा है वाई-ओ-वाई और 6% से बढ़ा है क्यू-ओ-क्यू। इसमें से भी टोटल डिपॉजिट्स इसमें बहुत सारे हैं, इसमें कासा डिपॉजिट्स भी आते हैं और इसमें आपके दूसरे टर्म डिपॉजिट्स वगैरह भी आते हैं। तो अगर मैं कासा की बात करूँ तो कासा 18 ऑलमोस्ट 17.37% से बढ़ा है और आपका जो क्यू का नंबर है वो 3.92% से बढ़ा है। अब कासा का प्रोपोर्शन कितना है ऑफ ओवरऑल डिपॉजिट्स? सी कासा डिपॉजिट्स पे इसीलिए ज़्यादा फोकस किया जाता है बिकॉज़ कासा डिपॉजिट्स किसी भी बैंक के लिए लो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग होता है। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी मैं आगे बताऊँगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स या कॉस्ट ऑफ बोरोविंग सेम ही चीज़ हो गई। तो जितना ज़्यादा कासा का प्रोपोर्शन होगा ऑफ टोटल बोरोविंग्स, तो उतना ज़्यादा कम आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग होगी या कॉस्ट ऑफ बोरोविंग होगी। ठीक है? इसको अब हम देखेंगे अगर लेट्स से यहाँ पे देखो कासा का परसेंटेज कितना है। तो अभी तो 34% पिछले साल 34% था और पिछले क्वार्टर में भी 31% तक डिक्लाइन आया था। बीच में इनका डिक्लाइन आया है लेकिन अब कंपनी कह रही है मैनेजमेंट कमेंट्री में कि अब ये स्टेबल हो चुका है हमारा। पिछले क्वार्टर में भी 31% का कासा रेशियो था और इस क्वार्टर में भी 31% का कासा रेशियो आ गया है। तो ऑब्वियसली पिछले साल से तो डिक्लाइन आया है लेकिन ये डिक्लाइन पहले से कुछ क्वार्टर से आ रहा था। अभी जाके 31 पे लग रहा है कि ऐसा स्टेबल हुआ है, बट कुछ कह नहीं सकते हैं आगे जाके क्या होगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ फंड्स की। तो आप देखोगे कॉस्ट ऑफ फंड अगर वाई-ओ-वाई की मैं बात करूँ तो 7.21 परसेंटेज से होके ये 7.5% तक बढ़ गया है। तो इट इज़ अ बैड साइन। मतलब कॉस्ट ऑफ फंडिंग आपका बढ़ रहा है तो उसी उसका मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ फंडिंग जैसे आपका बढ़ा, उसको आपको अपना स्प्रेड को मेंटेन करने के लिए फिर आपको जो इंटरेस्ट जिस इंटरेस्ट पे आप लोन दे रहे हैं आप एंड कस्टमर को, वो आपको या तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको स्प्रेड मेंटेन करना है। अगर आपको स्प्रेड वो दूसरा उसमें ये चीज़ आती है कि जैसे ही आप एंड कस्टमर का लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो जो कॉम्पिटिटिवनेस आपकी कम हो जाती है। आप उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रहते हैं, तो आपका जो एंड कस्टमर है, वो आपसे क्यों लोन लेगा जब आप इंटरेस्ट बढ़ाओगे? वो उज्जीवन से जाके क्यों नहीं लेगा? वो एयू के पास जाके क्यों नहीं लेगा? तो ये प्रॉब्लम आता है कि जब कॉस्ट ऑफ फंड आपका बढ़ता है, तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है बिकॉज़ आपको फिर जो आपका बीच का आप स्प्रेड कमा रहे हैं, उसमें आपको धक्का लगता है। एक एक श्रिंक होता है वो बीच का स्प्रेड जो आपका है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इंक्रीज हो रहा है, इट इज नॉट अ गुड साइन। अब यहाँ पे जो मेन बात आई है माइक्रो फाइनेंस एडवांसेस की बात आई है। तो नाम से ही स्मॉल फाइनेंस बैंक है लेकिन इनका ठीक ठाक एक्सपोजर 16-17% का, एटलीस्ट अगर मैं इक्विटास में बात करूं तो 16-17% का इनका जो एक्सपोजर है वो आता है माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में। अगर इनका जितना मुझे ध्यान आता है कि इनका स्मॉल बिजनेस लोन वाला भी सेगमेंट है। 35-40% आई थिंक इनका स्मॉल बिजनेस लोन्स ही देते हैं। 35 टोटल लोन्स में से 35-40% लगा लीजिए ये स्मॉल बिजनेस लोन्स देते हैं। 20-25% ही व्हीकल फाइनेंस को देते हैं। 12-13% ही हाउसिंग फाइनेंस मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स वगैरह देते हैं। 16-17% इनका एमएफआई का सेगमेंट था। तो माइक्रो फाइनेंस में मैं कई वीडियोस से बात कर रहा हूँ कि वो एक प्रॉब्लम वाले फेज में गुजर रहा है। अभी Q2 का अपडेट आया था फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का, उसमें भी उनका क्रेडिट कॉस्ट भाग गया है। 500 करोड़ के ऊपर चला गया उनका क्रेडिट कॉस्ट। तो माइक्रो फाइनेंस में क्लियरली प्रॉब्लम नजर आ रहा है। कोई भी माइक्रो फाइनेंस में जो लैंड करता है तो वो वहां पे आके ये नहीं कह रहा है कि प्रॉब्लम ठीक हो रही है।
एक्विटास की अगर मैं कमेंट्री की बात करूँ तो पर्टिकुलरली जो इनका माइक्रो फाइनेंस वाला डिवीजन है, वहाँ ये कह रहे हैं कि हमें डीग्रो हमने किया, आप खुद ही देख लो -4.12% से डीग्रो किया वाई-ओ-वाई। तो क्लियरली समझ आ रहा है कि माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में दिक्कत आ रही है। वो जो कस्टमर्स है वो पैसा वापस नहीं दे रहे हैं इन कंपनीज को। तो इसने क्या तरीका निकाला है कि जो माइक्रो फाइनेंस में भी ना बहुत तरीके के कस्टमर्स होते हैं। एक लोअर एंड में आ गए, फिर एक अपर एंड में आ गए जो आपका माइक्रो लोन्स लेते हैं, वो भी अगेंस्ट प्रॉपर्टी अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो इन्होंने लोअर एंड ऑफ द स्ट्राटा में माइक्रो फाइनेंस के अंदर की ही मैं बात कर रहा हूँ। लोअर एंड जो 30-40 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 15 हज़ार, ये 40 हज़ार तक के लोन लेते हैं, उनको लोन देना बंद कर दिया है। और माइक्रो फाइनेंस में ही अपर एंड वाले कस्टमर्स को जो मतलब लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन माइक्रो लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं। छोटा लोन अपनी छोटी सी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो उन्होंने वहां पे शिफ्ट किया है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आगे जाके हमारा जो माइक्रो फाइनेंस का ओवरऑल सेगमेंट है, वहां पे कुछ कुछ टाइम के लिए तो प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, लेकिन धीरे धीरे जो डी ग्रोथ हो रहा है ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस, वो हम कंपेंसेट करेंगे ये माइक्रो लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी देके। तो ये आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है। अब नॉन माइक्रो फाइनेंस एडवांसेस तो 19% से बढ़े हैं, लेकिन अगर टोटल लास्ट वाला जो रो है इस टेबल की, टोटल ग्रॉस एडवांसेस अगर मैं देखूं तो वाई ओ वाई कंपेयर करूं 15.44% से बढ़े हैं। और जितना मुझे ध्यान आता है ये 17-18% से बढ़े थे पिछले क्वार्टर में। तो पूरा कंपनी में यहाँ पे डी ग्रो आया है। मतलब आप ये समझो कि ये जो जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जब कंपनी का डी ग्रो क्यों आता है, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो खराब हो रहा है, उसका अ, उसकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, उसे नजर आ रहा है कि जिस सेगमेंट में घुस रहे थे, जिस सेगमेंट में इनका 16-17% का प्रोपोर्शन था, जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है, वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब इनको थोड़ा सा अपने स्ट्रेटेजी को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। लेकिन इन द मीन टाइम इन्होंने क्या किया, अपनी ग्रोथ को ही स्लो डाउन किया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी बैंक। तो एक्विटास का ये रहा चीज। मैनेजमेंट कमेंट्री मैंने आपको बता दी कि क्या क्या बोला है उन्होंने अपने माइक्रो फाइनेंस वगैरह के बारे में। अब हम बात करते हैं उज्जीवन की। मुझे उज्जीवन का टेबल खोलने दीजिए। हाँ, तो उज्जीवन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये मैं इसीलिए इन कंपनीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज एक्विटास के ऊपर भी मैंने लंबा वीडियो Q1 के रिजल्ट्स पे बनाया था, उज्जीवन के ऊपर भी रिजल्ट Q1 के अच्छा खासा वीडियो बनाया था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर अच्छा खासा वीडियो बनाया है। तो इनको ट्रैक करना मेरे लिए ईजी होता है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन ट्रैकिंग दीज कंपनीज। तो अगर मैं डिपॉजिट्स की बात करूं उज्जीवन वाले केस में, माइक क्यों झूल रहा है, तो अगर मैं डिपॉजिट्स की बात करूं, अब इसमें आपको दो चीजें दिख रही होंगी, डिपॉजिट्स और एसेट्स। तो पहले मैं डिपॉजिट्स वाले की बात करता हूँ। टोटल डिपॉजिट आप देखेंगे वाई ओ वाई तो 17% से बढ़ा है। और कासा अगर मैं देखूं तो वो उसका जो कासा रेशियो है, अगर अभी जून जून 30 में जो इनका लास्ट वाले कॉलम में आपको दिख रहा होगा 25.4, लेकिन अभी इनका कितना हो गया 25.9। तो इनका कासा रेशियो तो इम्प्रूव हो रहा है। डिपॉजिट्स भी ठीक, मतलब बहुत अच्छे स्पीड से ग्रो तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ 17% से इन्होंने वाई वाई ग्रो किया है अपने टोटल डिपॉजिट्स को। कासा उसमें से 26% का ग्रोथ आया है कासा में। ठीक है, तो डिपॉजिट्स को छोड़ के अभी हम एसेट्स पे आते हैं। दिक्कत यहाँ पे है, डिपॉजिट्स में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इसको आप इतना कंसर्न होने की बात नहीं है डिपॉजिट्स पे। अब आप एसेट ग्रोथ को देखो, लोन बुक की जितना मुझे ध्यान पड़ता है कि 19-20% का इन्होंने पिछले बार ही ग्रो किया था। और इस बार ये वाई वाई अगर मैं ग्रोथ की बात करूं ग्रॉस लोन बुक की, तो 14% से ग्रॉस, मतलब टोटल लोन्स कितना आउट, मतलब इन्होंने अभी तक का लोन कितना, इनकी बुक कितनी हो गई है लोन की, तो 14% से वो ग्रो करी है वाई वाई। और पिछले बार ये 19-20% से ग्रो किया था उज्जीवन का। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली डी ग्रोथ आया है। और नहीं दिख रहा है तो आप डिसबर्समेंट में आओ। डिसबर्समेंट मतलब इस क्वार्टर में कितने लोन सैंक्शन हुए हैं और उन सैंक्शंस में भी कितने लोन डिसबर्स किए हैं आगे। तो अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में भी 7% का इस वाई में डी ग्रो आया डिसबर्समेंट में। क्लियरली कंपनी ने अपने ग्रोथ में जो पेडल एक्सेलरेट किया हुआ था, उसको थोड़ा सा वापस खींच लिया है। अब कंपनी डी ग्रो करना यहाँ पे शुरू कर दिया उज्जीवन ने। तो बहुत लोगों के डाउट्स आए थे मुझे कि अभी उज्जीवन में एक पोजीशन बनाना ठीक है बिकॉज स्टॉक बहुत गिर गया है, और फ्यूजन में या फिर और माइक्रो फाइनेंस में। तो मैंने उनको यही कहा था कि माइक्रो फाइनेंस एज एन इंडस्ट्री खराब नहीं है, लेकिन जब आप माइक्रो फाइनेंस को आप पोजीशन बना रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं, तो आपको बहुत डीप इंसाइट्स होना चाहिए उस इंडस्ट्री का। आपको बहुत डायनामिकली हर कंपनी को, हर कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुनना पड़ेगा कि स्ट्रेस के जहाँ पे आपको पहला साइन दिखता है, माइक्रो फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, माइक्रो फाइनेंस में जहाँ पे आपको स्ट्रेस का एक विजिबल साइन नजर आता है ना, तो आपको अपना पोजीशन ट्रिम करना चाहिए और तब तक नहीं घुसना चाहिए जहाँ पे आपको
एटलीस्ट 2 या 3 कंपनीज का मैनेजमेंट आके ये ना कहे कि अब हमको थोड़ा-सा चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं। बिकॉज़ अभी देखा लास्ट में आपने बनाया होता तो इस क्वार्टर में और बुरे हाल हो गए हैं इन दोनों के, एक्विटास और उज्जीवन के। डिग्रो कर दिया है उज्जीवन ने तो। तो अब आप दूसरा भी मैंने दिखाया नहीं आपको, दूसरी चीज़ देखो आप, इसकी कलेक्शन और एसेट क्वालिटी देखो। पैर, पोर्टफोलियो एट रिस्क कितना आ गया 5.1 का। पोर्टफोलियो एट रिस्क क्या होता है कि आपके कितने आउटस्टैंडिंग लोन्स बाकी हैं कस्टमर्स पे जिन्होंने एक ईएमआई मिस कर दिया है। जैसे ही एक ईएमआई मिस किया, लेट्स से 1000 कस्टमर्स हैं, उसमें से 1000 में से 89 कस्टमर्स ने, 100 कस्टमर्स ने लगा लो राउंड ऑफ करके, 100 कस्टमर्स ने पहली ईएमआई आज मिस करी है। तो उनके पास अभी कितना लोन बाकी है? अब ऐसा तो नहीं है कि उन 100 कस्टमर्स ने, लेट्स से एक ने 50,000 का लोन लिया था, एक ने 60 का लिया था, लेकिन जिसने 50 का लिया था उसने 40 तो वापस कर दिया था, 10 अभी भी उस पे आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसे हर कस्टमर जिनका एक ईएमआई आज मिस हो चुका है, उनके पास कितना लोन अभी बाकी है, वो सब आप ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय आप टोटल लोन्स करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो एट रिस्क आता है। पोर्टफोलियो एट रिस्क कॉमन सेंस वाली बात है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। अब आप इसकी ट्रेजेक्टरी चेक करो, 3.7% था एक साल पहले, अभी ये कितना आ गया है? 5.1% पे आ गया है। तो ऑब्वियसली बढ़ा है। अब आपको इंडिकेशन कैसे दिखेगा बड़ा है? एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पोर्टफोलियो एट रिस्क बढ़ा है। तो डिसबर्समेंट आपको मैंने पहले बताया, इससे पहले वाली स्लाइड में 7% से डिग्रो किया है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट्स ने 7% से डिक्लाइन हुआ है डिसबर्समेंट। तो क्लियरली जब पोर्टफोलियो एट रिस्क बढ़ा है, मतलब एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जीएनपीए भी आप देखो 2.2% से होते हुए पहले 2.3 आया पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में आके 2.5% का आ चुका है जीएनपीए। तो एसेट क्वालिटी खराब हुई है। जब एसेट क्वालिटी खराब होती है किसी भी बैंक की, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो उसका इमीडिएट जो फोकस होता है वो अब ये सोचता है कि जो एसेट क्वालिटी खराब हुई है उसको पहले सही करो, प्रोविजंस निकालो, इनको पहले सही करो, अपनी बुक सही करो, फिर से हम ग्रो करना बाद में शुरू करेंगे। तो ऑब्वियसली क्लियरली हमें दिख रहा है कि ग्रोथ ग्रोथ से फोकस हट गया है और डिसबर्समेंट डीग्रो कर दिए। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एज अ सेक्टर खराब नहीं होती ये चीजें, लेकिन जब प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि टू कीप, मतलब टू वॉच आउट फॉर द थिंग्स टू गेट सेटल्ड। पहले इनको सेटल होने दो चीजों को, अभी और खराब हो गई है। कलेक्शन एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो 99% थी एक साल पहले, फिर 98 हुई इसके पहले वाले क्वार्टर में, अब जाके 97 हो गई है और खराब हो गई है। कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब आपको कितना कलेक्ट करना था इस किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसके अगेंस्ट आपने कितना कलेक्ट किया। तो ऑब्वियसली अगर 100% है तो मतलब आपने सारा कलेक्ट कर लिया है, और तो उसमें से 97% मतलब कम ही हुआ है इनका एफिशिएंसी, कलेक्शन एफिशिएंसी। तो यहाँ से भी आपको एक इंडिकेशन आ रहा है रिस्क का। इन्होंने एज सच कोई कमेंट्री नहीं दी है, बट इनके नंबर्स दे आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। तो दोनों कंपनीज का हो गया है। अब आईडीएफसी की बात करते हैं। आईडीएफसी में पहला एक इंपॉर्टेंट अपडेट तो ये है कि 1 अक्टूबर से उनका रिवर्स मर्जर हो गया उनकी होल्डिंग कंपनी के साथ, ठीक है। अब होल्डिंग कंपनी आपकी ऑपरेशनल भी हो सकती है, नॉन ऑपरेशनल भी हो सकती है। एक तो क्लासिक एग्जांपल होता है बजाज फिनसर्व का, वो अपना इंश्योरेंस का धंधा भी चलाती है और उसने स्टेक भी खरीदा हुआ है बजाज फाइनेंस में, जिसकी और एक सब्सिडियरी बजाज फाइनेंस के अंदर भी सब्सिडियरी आती थी बजाज हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस, उसने अभी कुछ टाइम पहले लिस्ट किया है, वो तो आप सभी को पता होगा, न्यूज में था। तो बहुत लोग पूछते हैं कि यार जब मैंने जीवन एक्विटास का वीडियो बनाया था कि अरे इसकी प्रोमोटर होल्डिंग तो जीरो है, फ्रॉड कंपनी है, ये सब वो सब। तो मतलब आप बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग के बाद आप ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो जिन्होंने ये पूछा था। बहुत लोगों को तो पता होता है कि चल क्या रहा है, लेकिन बहुत लोग सिर्फ इस स्क्रीनर पे जाते हैं, देखते हैं अरे इसकी तो जीरो है प्रमोटर होल्डिंग, ये क्या बकवास बात है। तो आपने जब देखो अपने होल्डिंग कंपनी को, अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने होल्डिंग कंपनी के साथ जो आईडीएफसी लिमिटेड थी उसके साथ रिवर्स मर्जर किया, ठीक है। तो उसके बाद जो, क्योंकि आईडीएफसी लिमिटेड का काफी स्टेक था इसके पास, आईडीएफसी फर्स्ट के पास, अब जो कंपनी को रिवर्स मर्जर करके द आईडीएफसी लिमिटेड नाउ हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, तो उसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो दिखेगी नहीं ना आपको। अब तो सारा शेयर इधर उधर बट गया है, तो अब प्रमोटर होल्डिंग जीरो दिखेगी। अब वो इंस्टीट्यूशनल रन बिजनेस है, और फाइनेंशियल बिजनेस के केस में अच्छा भी होता है। सेम चीज आप देखेंगे एक्विटास के साथ भी यही हुआ था। एक्विटास होल्डिंग्स के साथ उस रिवर्स मर्जर किया था, प्रमोटर होल्डिंग आप चेक करो उसकी जीरो आएगी। और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जो उसकी होल्डिंग कंपनी थी, तो उनके साथ रिवर्स मर्जर किया था, तो उसकी भी प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। तो वही है, मेरे को वही डाउट क्लियर करना था, ताकि जो ये वीडियो देख रहा है या फिर जिसने पहले भी देखी थी, जो ट्रैक कर रहा है, तो उसे ऐसे प्रॉब्लम नहीं कि यार अचानक से मतलब ये जीरो क्यों हो गई। पिछले जून में इस क्वार्टर में, जो पिछला वाला क्वार्टर था उसमें उज्जीवन की भी आप देखेंगे अचानक जीरो हो गई थी होल्डिंग। तो
घबराने वाली बात नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल अब रन बिजनेस हो चुके हैं, विच इज अ गुड केस। एचडीएफसी का भी सेम केस रहता है, ठीक है। तो अब मैं लोन्स एंड एडवांस आईडीएफसी के रिजल्ट के अपडेट की मैं बात करता हूँ। तो लोन्स एंड एडवांसेस आप देखो 21% से बढ़ा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कोई बहुत ज्यादा अपना Q2 का अपडेट नहीं दिया है, 2-3 चीजें दी है, इसमें कोई सच प्रॉब्लम नजर नहीं आई है, बिकॉज ये बहुत ही जेनरिक इन्होंने दिया है कि लोन 21% से बढ़ा है। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे कस्टमर डिपॉजिट्स जो हैं वो 32% से बढ़े हैं। अब कस्टमर डिपॉजिट मैंने आपको Q1 के रिजल्ट में भी बताया था कि इनके पास लेगेसी बोरोविंग्स है बहुत सारी, जो हाई कॉस्ट बोरोविंग्स हैं। तो ये कस्टमर डिपॉजिट, अगेन कस्टमर डिपॉजिट इज अ लो कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट ले सकता है कस्टमर से। तो वो लो कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा स्पीड से कमा रहे हैं। आपने देखा जो कस्टमर डिपॉजिट है 32% से बढ़ा है, लेकिन लोन्स एंड एडवांसेस वो सिर्फ 21% से बढ़े हैं। तो मतलब डिपॉजिट के बेस में ज्यादा ग्रोथ आ रहा है। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि कंपनी अभी कोशिश कर रही है डिपॉजिट ज्यादा से ज्यादा गार्नर करने की, लेने की, ताकि वो लो कॉस्ट ऑफ फंड है और उस पैसे को इकट्ठा करके जो अपनी हाई रिस्क, जो हाई इंटरेस्ट वाली लेगेसी बोरोविंग्स है उनको रीपे करे। उसके बाद इसीलिए कंपनी डिपॉजिट्स को ज्यादा स्पीड से बढ़ा रही है एज कम्पेयर टू इट्स लोन्स। तो जब वो जो लेगेसी बोरोविंग्स हैं, जब वो बैंक उसको केटर कर देगा, उसको लेगेसी बोरोविंग्स को फुलफिल कर देगा, तो इतना स्पीड से बैंक के डिपॉजिट्स को ग्रोथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ज्यादा ध्यान उसके बाद लोन्स में आएगा, लोन्स की ग्रोथ पे। कासा डिपॉजिट भी बैंक का अच्छा है, 37% से बड़ा है। कासा रेशियो भी काफी अच्छा है बैंक का, 48.9% का। पूरा जो इंडस्ट्री है ऑन वन हैंड, कोई भी हो वो, एक्सिस से लेके एचडीएफसी से लेके, वो सब कासा डिपॉजिट्स को रेस करने के लिए परेशानी फेस कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये बैंक बार बार आता है, बार बार आता है और सरप्राइज करके जाता है कि देखो मैंने तो इतना रेस कर दिया, मैंने तो इतना रेस कर दिया, और करता भी है। इसका बहुत सारी चीजें सुनी है इसके बारे में। ऑफ कोर्स मैं इसका आईडीएफसी फर्स्ट के पास मैंने बैंक अकाउंट नहीं खुलाया, तो आई एम नॉट, मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आई कैन नॉट गिव यू। बट मैंने सुना है कि काफी अच्छी सर्विसेज हैं, दैट्स व्हाई कस्टमर स्टिक टू दिस बैंक, और इसीलिए वो अपना पैसा इस बैंक में डालते हैं। लास्ट हम बात करते हैं टाइटन की। टाइटन की बात मैं इसीलिए ज़्यादा करूँगा कि मैंने अपने पिछले Q1 के रिजल्ट में सेनको को डिस्कस किया था। तो जब इंडस्ट्री लीडर की, लेट्स से पहले इसका रिजल्ट डिस्कस करते हैं। इनका ज्वेलरी का सेगमेंट आपको पता है, इनका वॉचेस वाला सेगमेंट है, इनका आई वियर वाला सेगमेंट है, और मेजर इनका ज्वेलरी वगैरह वाला है। तो ज्वेलरी वाला जो सेगमेंट है, तो वहां पे कंपनी ने 25-26% का ग्रोथ दिखाया है। तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब इतना बड़ा बेस के ऊपर अब अगर आप अपने बड़े वाले डिवीजन को 25% से ग्रो कर पा रहे हैं, तो आप मतलब इंडस्ट्री में कोई ना कोई टेल विंड आई है इस टाइम पे। अब वो कहाँ से आई है? अगर आपको सेनको वाली वीडियो याद है, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि गोल्ड की ड्यूटी कट हुई थी। और आप में से मुझे पता है बहुत सारे लोग बजट को तो अच्छे से फॉलो करते ही होंगे, तो आपको बजट के दिन पता ही चल गया था कि 15 से 6% में 6% तक गोल्ड की ड्यूटी कट हो गई थी, 15 से 6% पे आ गई थी। तो उस वजह से क्या हुआ, जिन्होंने जो अपनी Q1 में जिन्होंने थोड़ा रोका अपने आप को, हीट वेव की वजह से भी, इलेक्शन की वजह से भी, और गोल्ड के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे थे, तो उस वजह से जिन्होंने अपनी परचेज को रोका हुआ था और जो सोच रहे थे कि हम Q3 Q4 में आराम आराम से परचेज करेंगे, तो जैसे ही गोल्ड के प्राइस कट हुए हैं, तो वैसे ही डिमांड में बहुत अपटिक आ गया है। जो पेंट अप डिमांड थी वो भी आई है, और जो मतलब जिस कहते हैं ना कि फ्रंट एंड कर दिया हमने अपनी डिमांड को, अपनी जो बाइंग थी कस्टमर्स ने फ्रंट एंड कर दी, पहले बाई कर दिया। अगर Q3 Q4 में करना था, अक्टूबर दिसंबर जैन नेक्स्ट ईयर करना था, उन्होंने पहले खरीद दिया क्योंकि प्राइस सस्ते हो गए। अब उनको लगा कि यार यहाँ से फिर प्राइस बढ़ ना जाए, क्योंकि इंटरनेशनली तो प्राइस बढ़ रहा है, वो तो सिर्फ इंडिया में कम हुआ जस्ट बिकॉज गोल्ड की इम्पोर्ट ड्यूटी कम हुई है। तो उनको लगा कि अब अभी फिलहाल अच्छा मौका है, धीरे धीरे जैसे गोल्ड प्राइस बढ़ेंगे तो इम्पोर्ट ड्यूटी भले एक टाइम पे कम होकर प्राइसेस नीचे आ गए हैं, लेकिन यहाँ से तो वो बढ़ सकते हैं। तो सब ने एक साथ आके अभी बाइंग करी है। तो जब एक इंडस्ट्री लीडर 25-26% से ग्रो करता है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ से एक हमें इंडिकेशन मिलता है कि सेनको किस हिसाब से ग्रो करेगा, कल्याण किस हिसाब से ग्रो करेगा, और बाकी जो आपके प्लेयर्स हैं वो किस हिसाब से ग्रो करेंगे। तो मैं तो काफी होपफुल हूँ, बिकॉज ये सब तो टाइटन वगैरह तो क्या है ना कि बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, और इनका मतलब इनका रिटर्न आ चुका है, जितना इनका जो मेजोरिटी ऑफ द रिटर्न्स आना था वो आ चुका है। अब बस अर्निंग ग्रोथ के आसपास घूमेगा, इसमें पी री रेटिंग का और कोई बहुत ज्यादा चांस मुझे दिखता नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं बात करूँ सेनको की, तो उसके ऊपर भी जो मैंने वीडियो बनाया था, बोला था इसमें ठीक वैल्यूएशंस पे है, एब्सर्ड वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहा है, ठीक वैल्यूएशंस पे है। और अभी
रिजल्ट के बाद, उस वीडियो के बाद भी मैनेजमेंट का अपडेट्स आए हैं, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमें डिमांड बहुत अच्छी लग रही है। तो लग तो रहा है कि यहाँ से सेनको का भी जो रिजल्ट आएगा, अपडेट आएगा, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे वीडियो बना के आपको बताऊंगा कैसा अपडेट आया है, बट वहाँ पे काफी अच्छी बाइंग आएगी। अब यहाँ पे दो चीजें आपको और ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये है कि आपको पता है कि जैसे सेनको वाले, अगेन सेनको वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में, मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपको देखना है। तो सबके पास इन्वेंट्री लॉस हुआ था इन सब कंपनीज को, क्योंकि इन्होंने हाई इन्वेंट्री, हाई प्राइस पे, हाई जब उसका इंपोर्ट ड्यूटी जब 15% की थी, तो इन्होंने तो आगे के महीनों के लिए इन्होंने खरीदा होगा ना, पहले जब गोल्ड खरीदा होगा, तो इन्वेंट्री, हाई प्राइस्ड इन्वेंट्री इनके पास है। अब जब ड्यूटी कट हुई, तो भले ही ये गोल्ड मेटल लोन से अपना हेजिंग वगैरह करते हैं, तो बाकी तो इनको हेजिंग मिल जाती है जो प्राइस राइज होता है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी कट पे इनको हेजिंग नहीं मिलती है। तो वो हेजिंग का जो इनको वहां पे नुकसान होगा, नुकसान ही कहेंगे आप इन्वेंट्री का, आई थिंक 50-55 करोड़ का सेनको को पर्टिकुलरली इन्वेंट्री का लॉस हुआ था। तो उस वजह से क्या होगा कि इनके मार्जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज आपको वो कहीं ना कहीं तो आपको वो लॉस दिखाना पड़ेगा ना, जो 50 करोड़ इन्वेंट्री का लॉस हुआ है, तो शायद आप वो उनके मार्जिन पे रिफ्लेक्ट होगा वो आगे जाके लॉस। 2-3 क्वार्टर्स में वो अपने मार्जिन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो 50 करोड़ का लॉस आपको कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा। तो मार्जिन देखने पड़ेंगे कि कैसे रहते हैं आगे जाके। ऑब्वियसली कुछ आएगा अपडेट, रिजल्ट आएगा, तो उसको तो मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा ही, लेकिन आपको एक इंडिकेशन रखना है, जो मेरे साथ साथ जो इन बिजनेसेस को फॉलो कर रहे हैं बहुत क्लोजली, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्री के लॉस का मार्जिन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि क्या ये सब चीजें, बिकॉज ये सब नई चीजें नहीं है, जैसे अभी इसने Q2 का रिजल्ट निकाला है, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा ग्रो किया है, 26-26% से इनका ज्वेलरी का डिवीजन ग्रो किया है। तो हमने ये नहीं सोचा था कि 26% से ग्रो कर देगा, ऑब्वियसली हमें पता था कि अच्छे से ग्रो करेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि सेनको के केस में या टाइटन के केस में क्या ये सब चीजें प्राइस इन ऑलरेडी हो रखी थी, बिकॉज वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग दिस क्वार्टर टू बी अ ग्रेट क्वार्टर फॉर ऑल द गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज बिकॉज ऑफ द प्राइस कट। तो अब देखना पड़ेगा क्या ये चीजें ऑलरेडी प्राइसिंग हो रखी थी या फिर अभी ये आगे जाके प्राइसिंग होंगी। तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। बाकी कल इस टाइम तक आपके पास ढाबरिया बॉलीवुड की भी वीडियो आ जाएगी, बहुत ही डिटेल्ड में उसको जाके एनालिसिस करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर आपके साथ किसी ऑब्वियसली कल ही वाली वीडियो में आपके साथ फिर से नेक्स्ट में आऊँगा और एनालिसिस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।